चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने बिलाखिर फैसला सुना दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जिसमें उन्होंने 8 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, उसको कलअदम करार दे दिया है और 10 अप्रैल से 14 मई की तारीख के दरमियान इलेक्शंस कराने का हुक्म भी दे दिया है। यानी इलेक्शन शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है कि फवाद चौधरी साहब ने तो एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अवामी चीफ जस्टिस कह दिया। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने बिलाखिर फैसला सुना दिया है। खबर यह नहीं है कि फैसला क्या आया है, बल्कि खबर यह है कि इस फैसले के बाद महायुद्ध शुरू होने वाला है। फैसला क्या है? इस फैसले के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले को जिसमें उन्होंने 8 अक्टूबर को सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, उसको कलअदम करार दे दिया है और 10 अप्रैल से 14 मई की तारीख के दरमियान इलेक्शंस कराने का हुक्म भी दे दिया है। यानी इलेक्शन शेड्यूल भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने एक तीर से तीन शिकार किए हैं। इस फैसले से वो कौन से 3 शिकार हैं जो हुए हैं और इसके बाद क्या होने वाला है, मैं ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है जो आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मंजरनामा यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है और वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर लिया गया है। ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शंस कराने हैं, वफाकी हुकूमत ने मदद करनी है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत मदद नहीं करेगी तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस कैसे कराएगा? और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बाइंडिंग है या नहीं है, इस पर भी जरा तफसील से बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने दोस्तों से यह कहूंगा कि मिठाई खाने में जल्दी ना करें, क्योंकि ये मिठाई अगर ज्यादा खा ली तो ये बदहजमी भी कर सकती है और उसके बाद फिर आपको मिठाई थूकनी भी पड़ेगी और फिर ड्रिपें भी लगवानी पड़ेंगी। हमेशा ऐसे ही होता है कि हम कोर्ट का फैसला आने के बाद एक ग्रुप उछल कूद कर रहा होता है, सेलिब्रेट कर रहा होता है, इंजॉय कर रहा होता है और दूसरा ग्रुप जो है वो बड़ी आराम से बैठ के सर जोड़ के आइंदा का लाहे अमल, आइंदा की स्ट्रैटेजी बनाने में मसरूफ होता है। तो अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से सेलिब्रेशन मोड ऑन है, वो इसको आइन की फतह करार दे रहे हैं। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने तो एक ट्वीट की और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को अवामी चीफ जस्टिस कह दिया। मुझे समझ नहीं आई कि अवामी लीडर तो होता है, अवामी कायद तो होता है, कोई सियासतदान तो अवामी होता है, ये चीफ जस्टिस अवामी कैसा होता है? मतलब अवाम अगर ये कहेंगे कि आइन को पसे पुश डालना है हमने या खिलवाड़ करना है, तो क्या चीफ जस्टिस अवाम के साथ खड़ा हो जाएगा? भी हमने तो ये सुना था कि चीफ जस्टिस आइन और कानून के साथ खड़ा होता है, ये नहीं सुना था कि चीफ जस्टिस अवामी जत्थों के दबाव के ऊपर फैसले करते हैं। यानी फवाद चौधरी साहब ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान बड़े पॉपुलर लीडर हैं, पॉपुलैरिटी ग्राफ बहुत ऊपर है, जत्थे उनके साथ खड़े हुए हैं, तो चीफ जस्टिस ने इन जत्थों के जेर असर आके ये फैसला दिया है। बारकैफ ये उनकी अपनी मर्जी, उनकी अपनी मंशा है और उनका अपना वतीरा भी है, क्योंकि जहां उमर अता बंदयाल साहब का झंडा बुलंद किया जा रहा है, वहीं जस्टिस काजी फाइज ईसा का पोस्टर फाड़ा जा रहा है। ट्विटर पर उनके खिलाफ ट्रेंड्स बनाए जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को कंट्रोवर्शियल बनाया गया था, बिल्कुल वैसे ही जस्टिस काजी फाइज ईसा की अपॉइंटमेंट को भी कबल अज़ वक्त ही कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का बखूबी इदराक है कि आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा वो कहते हैं ना कि मारता कम और घसीटता ज्यादा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्रीएम्प्टिव मेजर के तौर पर बयानियां पहले ही फ्लोट कर देती है। तो बड़ी दानिशमंदी के साथ, बड़ी कमाल महारत और चालाकी के साथ एक बयानिया मार्केट के अंदर फ्लोट कर दिया गया है और वो ये है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा पीडीएम की बी टीम बन के खेल रहे हैं। अच्छा, अब हुआ क्या है? ये लड़ाई या महायुद्ध जो शुरू होने वाला है, ये हुकूमत और जस्टिस उमर अता बंदयाल के या वजीर आजम बामुकाबला चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल नहीं है, बल्कि ये उमर अता बंदयाल बामुकाबला ब्रदर जजेस, साथी जजेस, ये महायुद्ध है। मैंने जो मॉर्निंग में व्लॉग किया था उसके अंदर इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की मिसाल आपके सामने रखी थी और वो जो मिश्रा साहब हैं उनकी एग्जाम्पल कैसे थी कि उनके अपने ही जो ब्रदर जजेस हैं उन्होंने तबले जंग उनके खिलाफ बजा दिया था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, खत भी लिखा था। अब सूरत हाल ये है कि आज के फैसले में उमर अता बंदयाल साहब ने एक तीर से 3 शिकार किए हैं। पहला शिकार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किया है, दूसरा शिकार उन्होंने जस्टिस जमाल बंदूखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह को किया है, तीसरा शिकार उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा को किया है। पहला शिकार जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को शिकार किया है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सुपरसीड करते हुए, यानी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसको सुपरसीड करते हुए आपने इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मजाज अथॉरिटी नहीं है कि वो इलेक्शन का शेड्यूल जारी करे और बताए कि भाई इस तारीख को ये कुछ होगा। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
कॉन्स्टिट्यूशनली आइन के आर्टिकल 218 क्लॉज 3 के तहत एम्पावर्ड है, आप उसको गाइड यानी आप उसके ऊपर कोई हुक्म मुसल्लत नहीं कर सकते हैं। और फिर मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूं फखरुद्दीन जी इब्राहिम की। फखरुद्दीन जी इब्राहिम इतने तगड़े सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने से इनकार कर दिया था। तो ये नज़ायर हमारे पास हमारी सियासी तारीख के अंदर मौजूद है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि आज आपने ये फैसला सुना दिया कि 1 मार्च का जो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया था वो फैसला 3-2 का था, 4-3 का नहीं था। यानी आप ये कह रहे हैं कि जस्टिस जमाल बंदू खेल और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो इख्तलाफी नोट है वो कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता, वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का हिस्सा नहीं है। फुट नोट के अंदर हमने बड़े वाज़ेह अंदाज में उनके इख्तलाफी नोट देखे थे। आपने उन 2 जजेस की जो राय है उसको भी उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो तीसरा शिकार है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा, इन 2 जजेस ने 3 रुकनी बेंच के अंदर फैसला यह दिया था कि आर्टिकल 184(3) यानी असखुद नोटिस केस की जो जुरिस्डिक्शन है उसको इस्तेमाल करने में थोड़ा सा अभी इल्तवा डालना चाहिए क्योंकि कानून साजी हो रही है। उसके ऊपर हमने देखा कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट सर्कुलर जारी करते हैं और एक इंतजामी अफसर जुडिशियल ऑर्डर को तहबाला करने की कोशिश करता है। जस्टिस काजी फाइज ईसा उसका जवाब भी देते हैं, फिर वो रजिस्ट्रार साहब अपने ओहदे से बरतरफ भी हो जाते हैं। लेकिन आज इशरत अली साहब यानी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट अपने दस्तखत के साथ एक जजेस रोस्टर जारी करता है, 6 रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाता है जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर। और 6 रुकनी लार्जर बेंच की सरबराही कौन करता है? जनाब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब। यानी जस्टिस एजाजुल एहसन वो जज है जो ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना चाहते हैं और उसके लिए वो जस्टिस काजी फाइज ईसा को हर तरह से कंट्रोवर्शियल भी बना रहे हैं, सबको पता है। यानी ये जो 6 रुकनी बेंच कंपोज होता है उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन होते हैं, उसमें जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को डाल दिया जाता है। यानी जिस जज के ऊपर रेफरेंस आए हुए हैं, जिस पर नुक्ता एतराज उठाया है जस्टिस काजी फाइज ने, आपने उस जज को भी बेंच में शामिल कर दिया ताकि उनको हल्की हल्की दर्द होती रहे, फाइज ईसा को, अमीनुद्दीन खान को। और उस बेंच का जो फैसला है वो आनन फानन आ गया। यानी आधे पौने घंटे के अंदर ही 6 रुकनी लार्जर बेंच ने ये फैसला कर दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में जो बेंच ने फैसला दिया वो कलअदम करार दिया जाता है। अब सवाल यह है कि अगर आपने 6 रुकनी लार्जर बेंच ही बनाना था तो पहले फिर आपने रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के दस्तखत के साथ ये सर्कुलर क्यों जारी किया? यानी आज जो फैसला आया है वो इतना मुतनाज़े है, इतना पेचीदा है कि इससे आईनी बहरान थमता नहीं बल्कि मजीद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये आईनी बहरान कैसे होगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मंसूर अली शाह, उनके साथ साथ जस्टिस जमाल बंदू खेल, जस्टिस अतर मिनल्ला, ये वो तमाम जजेस हैं जो बड़े अपराइट हैं और ये वो तमाम सीनियर मोस्ट जजेस हैं जो अपनी अपनी हाई कोर्ट से बतौर चीफ जस्टिस एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आए। ये इंडिपेंडेंट जजेस के तौर पे काम कर रहे हैं। अब इन इंडिपेंडेंट जजेस को आज जस्टिस उमरता बंदियाल ने बड़ा लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि पाइन जागते रहना, मतलब मैं खड़ा हुआ हूं इंसाफियों के साथ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हुआ हूं, आप जहां कहीं खड़े हैं ना, आइन वाइन कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा आपका अपना है, मैं तो खान साहब के साथ खड़ा हुआ हूं क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। ये पैगाम जब जजेस को गया है तो इस वक्त जजेस का जो अपना इंटरनल कंसल्टेशन है, मुशावरत है, वो भी शुरू हो गई है। और गुमान गालिब है कि आने वाले दिनों में एक जो फुल कोर्ट मीटिंग है वो भी बुलाई जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास का तकाजा भी किया जाए। जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास होगा उसमें मिसकंडक्ट की कार्रवाई का जो है तकाजा भी किया जाएगा कि जो कुछ उमरता बंदियाल साहब ने किया है वो गैर आईनी तौर पर किया है, गैर कानूनी तौर पर किया है। और अल्टीमेटली वो जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनके खिलाफ जिस तरह के एक्शन का मुतालबा किया जा रहा था वही पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ यानी जस्टिस उमरता बंदियाल के खिलाफ किया जाएगा। और ये हुकूमत नहीं करेगी बल्कि आला अदलिया के अपने जजेस करेंगे। और जब इस तरह की मिसकंडक्ट की कार्रवाई शुरू हो जाएगी और फिर एक चीफ जस्टिस को लाइन हाजिर किया जाएगा मिसकंडक्ट की कार्रवाई पर, उनको अलहदा किया जाएगा। ऑब्वियसली जिनका मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा होता है वो फिर बतौर चीफ जस्टिस काम नहीं कर सकते, फिर उनकी जगह पे कौन आएगा? जस्टिस काजी फाइज ईसा आएंगे। और जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू क्यों वापस लिया गया? अब आप जरा डॉट्स को कनेक्ट करें कि सबसे पहले तो हुकूमत पाकिस्तान का जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने का फैसला, उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इशरत अली को बरतरफ करना यानी उस फैसले के साथ हुकूमत वक्त का खड़ा होना, जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हुकूमत का खड़ा होना, उससे ये सारे जो इशारे हैं वो मिल रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने वाले हैं। यानी चंद दिन के मेहमान रह गए हैं उमरता बंदियाल साहब और उन्होंने इस फैसले के ऊपर जो है यानी अपने ताबूत के अंदर आखिरी कील ठोक दिया है। ये पॉपुलर डिसीजन तो जरूर है और पॉपुलर डिसीजन एक प्रेशर में जरूर लिया है कि कल को उमरता बंदियाल को याद रखा जाएगा क्योंकि अवाम बहुत बड़ी तादाद में है,
ट्रेंड भी बनेंगे ट्विटर के ऊपर और बल्ले बल्ले भी हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली उमर अता बंदयाल बचते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं और जस्टिस काजी फाइज ईसा चंद ही रोज में आपको चीफ जस्टिस पाकिस्तान दिखाई देंगे। रह गई बात हुकूमत की कि हुकूमत ने क्या करना है। वफाकी काबीना का जो इजलास बुलाया गया है, अब उमर अता बंदयाल के खिलाफ जो कट्टा है वो वफाकी हुकूमत नहीं खोलेगी, बल्कि वफाकी हुकूमत सिर्फ जस्टिस काजी फाइज और जो इंडिपेंडेंट जजेस हैं उनको ताकत का इंजेक्शन लगाएगी। उसके अलावा हुकूमत करेगी ये कि वो जो कानून साजी है, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल 2023 है, उसका मामला तेज करेगी और उसके जरिए से एक पिटीशन दागेगी और पिटीशन के ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगा तो अल्टीमेटली उसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद का वोट काउंट होगा। जब इनकी मुशावरत से बेंच बनेगा, अगर लार्जर बेंच बनना है तो 9 रुकनी बेंच होगा, इनकी मुशावरत से कॉम्पोजिशन होगी, नहीं तो मामला फुल कोर्ट की तरफ जाएगा। अगर फुल कोर्ट भी नहीं होगा तो फिर 6 जजेस होंगे और उन 6 जजेस के अंदर ना तो जस्टिस एजाजुल एहसन होंगे, ना जस्टिस मज़ाहिर नकवी होंगे, ना उमर अता बंदयाल होंगे। तो फिर आपको पता है कि फिर होगा क्या। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मिठाइयां अभी खा रहे हैं, ये मिठाइयां डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि पैसे अभी ना ही जो है वो ज़ाया करें। और फिर बहुत से लोग जो रमज़ान के महीने में मिठाई खा रहे हैं उनको गुनाह भी बहुत मिलेगा, अल्लाह मियां बड़ा मारते हैं। तो बात यह है कि थोड़ा सा एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़ें, अल्लाह तौबा करें और रमज़ान के महीने में रोज़ों को ज़ाहिल मत करें, बल्कि अल्लाह से गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआ मांगे कि मुआवजा हो जाए, क्योंकि गल वध गई बुख्तारिया और मामला जो है वो आपके हक में होते हुए अल्टीमेटली दिखाई नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसा तसादुम है कि जिस तसादुम की लपेट में जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।